So let's start our topic for today's tuberculosis. Okay, so the first question that they can ask you about tuberculosis is फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ वन लाइनर्स जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. सो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पहली चीज़ जो वो आपसे पूछ सकता है वो है ट्यूबरक्लोसिस का एक और नाम कौन सा है. ओके, तो पहला क्वेश्चन, कोच डिजीज किसे कहा गया है. CKOUCH, काउच डिजीज किसे कहते हैं. एंड द आंसर इज ट्यूबरकुलोसिस. इसका रीजन ये है बिकॉज रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के डिस्कवरी की थी जिससे ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसलिए ट्यूबरकुलोसिस को कोच डिजीज भी कहा जाता है. तो पहला क्वेश्चन ये रहा. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो वन लाइनर्स में पूछा जाता है वो ये है कि वाइट डेथ किसे कहते हैं. तो वाइट डेथ किसे कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस को. ओके, ट्यूबरकुलोसिस. इसी तरीके से अगर आपसे कभी भी ब्लैक डेथ के बारे में पूछा जाता है तो प्लेग, स्लिम्स डिजीज एड्स, हैंसन डिजीज, लेप्रोसी. सो ये बहुत सारे जो डिजीज के दूसरे नेम्स हैं वो आपको याद होने चाहिए. सो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पहली चीज़, काउच डिजीज किसे कहा गया है, ट्यूबरकुलोसिस को. वाइट डेथ ट्यूबरकुलोसिस को. एक्सरे में ट्यूबरकुलोसिस के एक्सरे में आपको क्या देखने को मिलेगा. तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए नोडुलर कैल्सिफाइड पैचेस देखने को मिलते हैं. अगर आप ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट का एक्सरे देखोगे तो आपको वहाँ पर नोडुलर एक्सरे, नोडुलर पैचेस या फिर नोडुलर कैल्सिफाइड पैचेस देखने को मिलते हैं. ठीक है, सो नोडुलर कैल्सिफाइड पैचेस आपको देखने को मिलते हैं. तो तीन क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, काउच डिजीज किसे कहा गया है, ट्यूबरकुलोसिस को. वाइट डेथ किसे कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस को. एक्सरे में अगर किसी पेशेंट के देखेंगे ट्यूबरकुलोसिस के तो नोडुलर कैल्सिफाइड पैचेस देखने को मिलते हैं. फोर्थ क्वेश्चन जो है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. सो ट्यूबरकुलोसिस के साइन एंड सिम्टम्स से मोस्टली बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो साइन एंड सिम्टम्स आपसे पूछे जाएंगे ट्यूबरकुलोसिस के. जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स हैं जो याद रखना है वो मैं बता रहा हूँ. सबसे पहले वेट लॉस, नाइट स्वेट्स, हेमोप्टाइसिस एंड 3 वीक्स कफ. तो ये जो 4 सिम्टम्स हैं ये आपको नहीं बोलने हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बिकॉज ये बहुत सारे एग्जाम्स से पूछा गया है. पूछते हैं वेट गेन होता है, वेट लॉस होता है, ये आपको सिंपल गाइड्स में भी क्वेश्चन मिलेंगे. तो ये जो 4 सिम्टम्स हैं ट्यूबरकुलोसिस के आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए. वेट लॉस होता है, नाइट स्वेट्स होते हैं, हेमोप्टाइसिस होता है एंड 3 वीक कफ होता है. ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन ये था. यस, एक और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है वो होता है गोन्स बॉडीज आपको किस में देखने को मिलती है. ठीक है, वो पूछेगा गोन्स बॉडीज आपको किस में देखने को मिलती है एंड द आंसर इज ट्यूबरकुलोसिस में. ओके, इसी तरीके से चारकोट लेडन क्रिस्टल किस में देखने को मिलता है. ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो गोन्स बॉडीज ट्यूबरकुलोसिस में देखने को मिलेगी. साइन एंड सिम्टम ये है, एक्सरे में नोडुलर कैल्सिफाइड पैचेस मिलेंगे. वाइट डेथ ट्यूबरकुलोसिस को कहा जाता है एंड कोच डिजीज ट्यूबरकुलोसिस को कहा जाता है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन ट्यूबरकुलोसिस से पूछा जाएगा वो पूछा जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. हम वन बाय वन उन चीज़ को डिस्कस करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन जो स्ट्रेप्टोमाइसिन से पूछा जाता है, पहली तो बात आपको ये पता होनी चाहिए कि स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है. अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है. ठीक है, अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है. तो ये जो
स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमीकासिन, इस तरीके से, ठीक है, सिन होता है लास्ट में इन ड्रग्स के। ये जो ड्रग्स होते हैं ये दो चीज करते हैं, एक तो ये करते हैं ओटोटॉक्सिसिटी और दूसरा ये करते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ठीक है, जो भी अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होती हैं ये दो चीजें करती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अ ड्रग फॉर ट्यूबरक्लोसिस, और इससे जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहला, स्ट्रेप्टोमाइसिन कॉज करता है ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो ये कभी भी वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि एक पेशेंट को स्ट्रेप्टोमाइसिन चल रहा है और तो आप उसमें किस चीज़ के लिए एसेस करोगे, तो आपका आंसर क्या होगा, हेयरिंग लॉस के लिए देखोगे, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। ये मोस्टली जो इनका कॉम्प्लिकेशन है बॉडी में क्या होता है, या तो ये ऑटोटॉक्सिसिटी करते हैं या ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी करते हैं। तो अगर ये ऑटोटॉक्सिसिटी करेंगे तो पेशेंट को हियरिंग लॉस होगा। ओके, सो आप पेशेंट में क्या असेस करोगे, हियरिंग लॉस, अगर किसी पेशेंट को स्ट्रेप्टोमाइसिन चल रहा है, ठीक है, उसकी टॉक्सिसिटी के लिए हियरिंग लॉस। एंड अगर नेफ्रोटॉक्सिसिटी की बात है तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी में आप किस चीज के लिए एसेस करोगे, आप क्रेटिनिन लेवल देखोगे, आप ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देखोगे। ठीक है, तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी के लिए आप पेशेंट में क्या देखोगे, क्रेटिनिन लेवल और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल। अब इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि एक पेशेंट है उसको स्ट्रेप्टोमाइसिन चल रही है तो उसका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, तो बताओ पेशेंट में क्या हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेप्टोमाइसिन नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है, इसीलिए हमें पेशेंट का क्रेटिनिन लेवल और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल दोनों मॉनिटर करने होते हैं। ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी को चेक करने के लिए। एंड ऑटोटॉक्सिसिटी में हियरिंग लॉस को हम असेस करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि जो ड्रग है वो ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज कर रही है। इसी तरीके से क्वेश्चन को घुमा के इस तरीके से वो पूछ सकता है, वो पूछेगा कि एक पेशेंट है जिसको स्ट्रेप्टोमाइसिन चल रही है, ठीक है, और उसको कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं, इनमें से कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जो स्ट्रेप्टोमाइसिन वाले पेशेंट को आ सकते हैं। तो अगर उसमें ऑप्शन लिखा है वर्टिगो, ठीक है, सी स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है, एट्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज करता है, एट्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज करता है। ओके, एट्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज करता है, जो कि हमारी हियरिंग से एसोसिएटेड होती है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन से रिलेटेड हमेशा याद रखना, अगर एट्थ क्रेनियल नर्व डैमेज हो रही है तो तीन मेजर सिम्टम्स होते हैं, एक तो वर्टिगो, एक टिनाइटिस, ओके, हियरिंग लॉस, हियरिंग लॉस। सो अगर पेशेंट को स्ट्रेप्टोमाइसिन चल रही है तो एट्थ क्रेनियल नर्व डैमेज होगी, तो ये तीन सिम्टम्स आपको मेजरली देखने को मिलेंगे, वर्टिगो, टिनाइटिस एंड हियरिंग लॉस। तो अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि एक पेशेंट को स्ट्रेप्टोमाइसिन चल रही है, इनमें से कौन से सिम्टम्स उसमें देखे जा सकते हैं, तो वर्टिगो, टिनाइटिस या हियरिंग लॉस उसमें अगर एक ऑप्शन होगा, या फिर नेफ्रोटॉक्सिसिटी एक ऑप्शन होगा, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में दो चीज़ें। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का रूट क्या है देने का। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो रूट होता है वो होता है आईएम। ये बहुत लोग गलत करते हैं, आईएम रूट होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन को एडमिनिस्टर करने का। ओके, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में पहला पॉइंट ये ऑटोटॉक्सिसिटी कराता है, दूसरा पॉइंट ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी कराता है, इसलिए क्रेटिनिन लेवल देखो, बर्न लेवल देखो। क्योंकि ये ऑटोटॉक्सिसिटी कराता है तो हियरिंग लॉस के लिए एसेस करो। क्योंकि ये एट्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज करता है तो आपको क्या करना है, वर्टिगो, टिनाइटिस, हियरिंग लॉस, इन साइन एंड सिम्टम्स के लिए देखना है। और इसका जो रूट होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का वो आईएम रूट होता है। एक और क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोमाइसिन हमेशा नहीं दी जाए, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में कभी भी स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं दी जा सकती है, बिकॉज ये एट्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज करते हैं, जिससे कि बच्चे में हियरिंग लॉस हो सकता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी ड्रग है जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन का रूट क्या है, आईएम। कौन सी क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है, एट्थ। कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, अगर कोई पेशेंट को स्ट्रेप्टोमाइसिन चल रहा है और वो कह रहा है कि मुझे रिंगिंग सेंसेशन सुनाई दे रहे हैं, आई एम फीलिंग डीजी एंड मुझे रिंगिंग सेंसेशन इस तरीके से सुनाई दे रहे हैं, तो आप समझ जाओगे कि उसको टॉक्सिसिटी हो रही है। ओके, अमीकासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑल दीज आर अमीनोग्लाइकोसाइड्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्ट्रेप्टोमाइसिन से बनते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन में और देखें तो प्रेगनेंसी में ये कंट्राइंडिकेटेड होती है, आईएम रूट होता है,
एंड फीलिंग डिजीज, सो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेप्टोमाइसिन, इतना इनफ है। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन पहला जो चीज़ है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन से क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये 5-6 क्वेश्चन स्ट्रेप्टोमाइसिन से आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो पूछता है वो पूछेगा कि मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरकुलाई बेसिलाई, जो ट्यूबरकल बेसिलाई है उसके जो ट्रांसमिशन का रूट कौन सा है, एंड द आंसर इज ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। ओके, ड्रॉपलेट, मैं ब्लू पेन से लिख लेता हूँ, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है कि जो ट्यूबरकल बेसिलाई है उसका रूट क्या है ट्रांसमिशन का, तो ये ड्रॉपलेट बेसिलाई है। और क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि अगर किसी पेशेंट को टीबी है तो हम कौन सा प्रिकॉशन लेंगे, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन या इस तरीके से, एंड द आंसर इज एयरबोर्न प्रिकॉशन लेते हैं। इसीलिए हम एयरबोर्न प्रिकॉशन लेते हैं, बिकॉज ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू ट्यूबरकल बेसिलाई जो होता है वो ट्रांसमिट होता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और कई लोग गलत करते हैं। अगर आप फोमाइट्स या यूटेंसिल्स शेयर करते हो किसी पेशेंट को जिसको टीबी है, तो क्या टीबी ट्रांसमिट हो सकता है, एंड द आंसर इज नो। अगर आप फोमाइट्स यूटेंसिल्स अगर उनके साथ आप शेयर करते हो तो आपको टीबी नहीं होगा, बिकॉज टीबी ट्रांसमिट सिर्फ और सिर्फ ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से होता है। ठीक है, इसलिए आपको एयरबोर्न प्रिकॉशन यहाँ पर लेना होता है। इसी में एक और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जब भी कोई पेशेंट का है, टीबी का पेशेंट है, उसके लिए कौन सा मास्क यूज़ किया जाता है। ओके, सो हैपा मास्क यूज़ करते हैं, एयरबोर्न प्रिकॉशन लेते हैं, और ट्रांसमिट जो टीबी होता है वो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू होता है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर से बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये कह रहा है कि अगर कोई भी टीबी का पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होती है हमेशा। अगर कोई भी टीबी का पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो उसकी हाईएस्ट जो प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी एजुकेशन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आप बताएंगे एजुकेशन, बिकॉज द क्लाइंट शुड बी वेल एजुकेटेड अबाउट टीबी। तो एजुकेशन इज द प्रायोरिटी जब भी पेशेंट डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट है, हम मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट क्यों यूज़ करते हैं टीबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक क्वेश्चन ये रहा कि मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट क्यों यूज़ कर रहे हैं हम टीबी में। तो आंसर है मल्टी ड्रग रिड्यूसेस डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। ओके, so it reduces development of, बिकॉज हम मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट इसीलिए टीबी में यूज़ करते हैं बिकॉज इट रिड्यूसेस डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, रेसिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देन हम डिस्कस करते हैं इसकी ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट के बारे में। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, इस टॉपिक से भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट से। यहाँ पर 3 क्वेश्चन, यहाँ पर 4th 5th स्ट्रेप्टोमाइसिन्स के बारे में पूछ सकता है। ओके, ट्यूबरकुलोसिस इसीलिए ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये रेस्पिरेटरी में भी इन्वॉल्व है और CHN में भी इन्वॉल्व है, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। अब देखते हैं ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट के बारे में क्या क्या क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट का जो रूट है, आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा किस रूट से आप ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट परफॉर्म करते हो, तो इंट्राडर्मल रूट ID। ओके, सेकंड क्वेश्चन पूछेगा इसका रिजल्ट कब इंटरप्रेट किया जा सकता है। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट का रिजल्ट जो होता है वो कब इंटरप्रेट कर सकते हो आप, 48 to 72 आवर्स में। इसका आंसर है 48 to 72 आवर्स, या फिर 2 to 3 डेज के बाद इसका रिजल्ट आप इंटरप्रेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसका अदर नेम कौन सा है। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट का दूसरा नेम कौन सा है, मॉन्टेक्स टेस्ट। ओके, सो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट के बारे में। 4th ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट में क्या यूज़ किया जाता है,
सो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट में जो यूज़ किया जाता है वो पीपीडी, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, पीपीडी यूज़ करते हैं 0.5 ml, आई थिंक सो 0.1, ये मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा, लेकिन 0.1 ml इसमें पीपीडी में यूज़ करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हो गया, रूट आईडी होना चाहिए। रिजल्ट 48 टू 72 आवर्स के बाद देखते हैं, ये क्वेश्चन आता है। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट का रिजल्ट कितने आवर्स के बाद देख सकते हैं, तो 48 टू 72 आवर्स। अदर नेम मॉन्टेक्स टेस्ट। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट में आप क्या यूज़ करते हो, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, पीपीडी। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है वो है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट के रिजल्ट्स। ओके, सो इसके रिजल्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। पहला है, अगर जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट का इंड्यूरेशन है, ओके, जो इसका इंड्यूरेशन है, अगर उसको जो साइज है वो 5 mm टू 9.9 mm है, तो वो पॉजिटिव कब होगा, जब जो पेशेंट है उसे एड्स का पेशेंट है, या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट है पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट चल रहे हैं पेशेंट को, या फिर ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उस समय पे हम इम्यूनोसप्रेशन देते हैं। ओके, सो अगर इन ड्यूरेशन है वो 5 mm से 9.9 mm है, तो हम पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट कब बोलेंगे, पॉजिटिव ये टेस्ट कब होगा, या तो पेशेंट एड्स का हो, या इम्यूनोसप्रेसेंट हो पेशेंट, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, या फिर ट्रांसप्लांट पेशेंट का हो रहा हो, ट्रांसप्लांट क्लाइंट हो। ठीक है, उस टाइम पे अगर 5 mm इन ड्यूरेशन भी आएगा तो भी हम उसको पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड जो केस है, ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस इसके रिजल्ट में, जब जो इंड्यूरेशन है वो 10 mm से 14.9 mm, ये रिजल्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जो इंड्यूरेशन है वो 10 mm से 14.9 mm है, तो हम किन कंडीशंस में कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव रिजल्ट्स है। ओके, पहला, अगर जो चाइल्ड है वो 4 साल से छोटा है, इन अ चाइल्ड हु इज लेस देन 4 ईयर, अगर 4 साल से छोटा बच्चा है और उसमें जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट का इंड्यूरेशन हो रहा है वो 10 mm से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है। सेकंड, अगर कोई इमिग्रेंट्स हैं, इमाइग्रेंट जो बाहर से आते हैं, ठीक है, या फिर इंजेक्शंस ड्रग यूज़र है, इन 3 कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि अगर 10 mm से ज़्यादा इंड्यूरेशन है तो हम उसे पॉजिटिव रिजल्ट बोलेंगे। अगर चाइल्ड जो कि 4 साल से छोटा है, जिसकी एज इमाइग्रेंट्स एंड इंजेक्शंस ड्रग यूज़र। ओके, 5 mm टू 9.9 mm में या तो पेशेंट एड्स है पेशेंट को, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या फिर ट्रांसप्लांट जो क्लाइंट है, इन 3 कंडीशन में अगर उसका इंड्यूरेशन 5 mm से 9.9 के बीच में आता है तो पॉजिटिव। 10 और 14 के बीच में अगर जो बच्चा है वो 4 साल से छोटा है, इमाइग्रेंट है, या इंजेक्शन ड्रग यूज़र है। ओके, तीसरा जो इसका है, अगर जो इंड्यूरेशन है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट का जो इंड्यूरेशन है वो 15 mm से ज़्यादा है, तो ये टेस्ट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। ओके, सो तीनों कंडीशन आपने देख ली हैं। आपने इसमें फर्स्ट में आपने 5 mm से 9.9 mm अगर इंड्यूरेशन होता है, फिर 10 टू 14, और अगर 15 से ज़्यादा होता है तो हम ये पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट के से रिलेटेड, वो पूछा जाता है कि एक पेशेंट है जिसका ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है, तो क्या ये हम मान लें कि उस पेशेंट को टीबी है, तो इसका आंसर है नो। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट का पॉजिटिव होना बस ये बताता है कि पहले जो पेशेंट है उसका एक्सपोजर हुआ है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के साथ, सिर्फ एक्सपोजर हुआ है पेशेंट का, ये हम नहीं कह सकते कि पेशेंट को अभी एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस होगा। ओके, सो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट कंफर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं है, इसीलिए बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या है, टीबी का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या है, और आंसर क्या है, स्पूटम कल्चर। हम स्पूटम कल्चर करते हैं
कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए टीबी के। लेकिन कभी भी ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो हम ये मानेंगे कि पेशेंट पहले भी टीबी से एक्सपोज हो चुका है, उससे ये नहीं माना जा सकता कि अभी भी करंटली उसे एक्टिव टीबी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट का रूट क्या है, रिजल्ट कब इंटरप्रेट करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट का दूसरा नाम क्या है, ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट में क्या यूज़ करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट में इंड्यूरेशन इतना हो रहा है तो पॉजिटिव है या नहीं है, अगर एड्स का पेशेंट है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि एक पेशेंट है जिससे एड्स है, ओके, और उसका जो इंड्यूरेशन है वो 5 mm है, तो क्या वो पेशेंट है वो उसका जो ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। और मोस्टली ये सारे लोग नेगेटिव करते हैं क्योंकि 5 mm ड्यूरेशन देखते हैं, वो एड्स पेशेंट नहीं देखते हैं। इस बार वो नेक्स्ट क्वेश्चन बदल सकता है, वो आपसे पूछेगा एक पेशेंट है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या फिर ट्रांसप्लांट पेशेंट है और उसका जो ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट है वो 5 mm आया है, तो क्या रिजल्ट पॉजिटिव है या नहीं है। तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव है। अगर एक इमाइग्रेंट है और उसका जो इंड्यूरेशन है वो 12 mm आया है या 10 mm से ज़्यादा आया है, क्या वो पॉजिटिव है। तो आंसर क्या होगा, वो पॉजिटिव है। इस तरीके से ओके। सो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट के रिगार्डिंग। तो अभी तक हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस कर लिए, ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, और ट्यूबरकुलोसिस के इंट्रोडक्शन पार्ट में जितना पूछेगा वाइट डेथ कॉज डिजीज़ ये डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं ड्रग। सो हम ड्रग पहले लेते हैं रिफैम्पसिन। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि स्ट्रेप्टोमाइसिन से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, रिफैम्पसिन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं जो डिफेंस बुक में है। तो रिफैम्पसिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है और इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रिफैम्पसिन के बारे में। अगर वो आपसे पूछता है कि टीबी की मोस्ट इफेक्टिव ड्रग कौन सी है, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग, आंसर क्या होगा, पहला पॉइंट रिफैम्पसिन का, रिफैम्पसिन। मोस्ट इफेक्टिव ड्रग ऑफ टीबी रिफैम्पसिन। सेकंड वो आपसे पूछेगा मोस्ट बैक्टीरियोसिडल ड्रग कौन सी है, आंसर क्या होगा, रिफैम्पसिन। थर्ड वो पूछेगा रैपिड स्पूटम कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल, रैपिड स्पूटम कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल द ड्रग इज रिफैम्पसिन। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वन लाइनर से, इनको आपको टिप्स में याद रखने। नेक्स्ट रिफैम्पसिन के बारे में नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 3 ये हो गए। फोर्थ क्वेश्चन पूछा जाता है रिफैम्पसिन किस में यूज करते हैं, ये बात ध्यान से याद रखना, ये किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मलेरिया, मलेरिया के प्रोफाइलैक्सिस में कौन सी ड्रग यूज की जाती है, और आंसर क्या है, आंसर है रिफैम्पसिन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार ये कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा कि मलेरिया के प्रोफाइलैक्सिस में कौन सी ड्रग यूज की जाती है, रिफैम्पसिन। रैपिड स्पूटम कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल रिफैम्पसिन। मोस्ट बैक्टीरियोसिडल रिफैम्पसिन। मोस्ट इफेक्टिव ड्रग जो होती है रिफैम्पसिन। पांचों क्वेश्चन पूछेगा सेफेस्ट ड्रग इन प्रेगनेंसी, सेफेस्ट एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग, सेफेस्ट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में वो कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो सबसे सेफ होती है, आंसर क्या है, रिफैम्पसिन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है। तो फर्स्ट ये 5 क्वेश्चन रिफैम्पसिन के बारे में। सिक्स्थ क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कभी भी आप रिफैम्पसिन ले रहे हो, चलिए मैं इसे लिख देता हूँ, कभी भी आप रिफैम्पसिन ले रहे हो तो उसके साथ नहीं यूज करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बिकॉज ये लीड कर सकता है प्रेगनेंसी को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मान लो कोई सेक्सुअली एक्टिव फीमेल है जो रिफैम्पसिन ले रही है, ओके, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रही है, अगर वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रही है और रिफैम्पसिन दोनों एक साथ यूज कर रही है तो प्रेगनेंसी हो सकती है। व्हाई? बिकॉज रिफैम्पसिन क्या करता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है।
इफेक्टिवनेस को रिड्यूस कर देता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के इफेक्टिवनेस को रिड्यूस कर देता है रिफेम्सिन। इसीलिए याद रखना, जैसे साइक्लोस्पोरिन के साथ ग्रेप्स जूस नहीं लेते हैं, ठीक है, वार्फिन के साथ क्रैनबेरी जूस, इसी तरीके से रिफेम्सिन के साथ कभी भी आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लोगे, ये प्रेगनेंसी को लीड कर सकता है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो पूछेगा एक सेक्सुअली एक्टिव फीमेल है, वो रिफेम्सिन ले रही है, इस तरीके से कुछ भी पूछेगा, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट है रिफेम्सिन के बारे में जो 7वां क्वेश्चन बनता है, रिफेम्सिन के बारे में ये बनता है कि रिफेम्सिन जो होता है वो क्या होता है, हिपैटोटॉक्सिक होता है। रिफेम्सिन क्या होता है, हिपैटोटॉक्सिक होता है। सी रिफेम्सिन और आइसोनियाजिड दोनों क्या होते हैं, हिपैटोटॉक्सिक होते हैं। और अगर वो हिपैटोटॉक्सिक है तो आप पेशेंट का एक तो लिवर फंक्शन टेस्ट यानी लीवर एंजाइम जो होते हैं पेशेंट के, उनको मॉनिटर करते रहिए। क्यों, आपको पता है पेशेंट को रिफेम्सिन चल रही है, रिफेम्सिन हिपैटोटॉक्सिक होती है, तो आप पेशेंट में लीवर फंक्शन टेस्ट या फिर लीवर एंजाइम्स के लिए देखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी वो घुमा फिरा के पूछ सकता है कि पेशेंट है, उसको रिफेम्सिन चल रही है, ये चल रही है, इनमें से कौन सी लैब वैल्यूज हम देखेंगे पेशेंट में। तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वो हिपैटोटॉक्सिक है तो हम लीवर एंजाइम के लिए या लीवर फंक्शन टेस्ट हम उस पेशेंट का करेंगे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन देखो, रिफेम्सिन, बिकॉज रिफेम्सिन हिपैटोटॉक्सिक है तो एक बात का ध्यान रखना, रिफेम्सिन के साथ आप कभी भी नहीं लोगे अल्कोहल। इसका रीजन क्यों, क्योंकि वो हिपैटोटॉक्सिक है, ठीक है, इसलिए आप अल्कोहल भी उसके साथ नहीं लोगे, क्योंकि अल्कोहल खुद क्या है, हिपैटोटॉक्सिक होता है, वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, तो लीवर पे इसका लोड पड़ता है, ठीक है। तो रिफेम्सिन के साथ अल्कोहल कभी भी नहीं लेना। ये क्वेश्चन बहुत जगह है, बहुत बार पूछा जाता है कि पेशेंट रिफेम्सिन है, किस चीज़ के लिए एडवाइस करेंगे, आपको अल्कोहल अवॉइड करना है, आपको लीवर फंक्शन टेस्ट कराना है, आपको आपके लीवर एंजाइम्स के लिए हम देखेंगे। आप अगर आप सेक्सुअली एक्टिव वुमेन है तो आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को उसके साथ नहीं खाइए, ठीक है। ये सारी एडवांसेस जो एडवाइसेस है वो हमको पेशेंट को देनी होती है रिफेम्सिन के बारे में। 9th क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट और आपको मोस्टली को पता भी होगा। रिफेम्सिन किस चीज़ को लीड करता है, रिफेम्सिन लीड करता है ऑरेंज कलर यूरिन को। ऑरेंज कलर जो पेशेंट का यूरिन, सलाइवा, टीयर्स, सारे जो बॉडी सीक्रीशंस होते हैं, पेशेंट के सारे बॉडी सीक्रीशंस जो होते हैं वो ऑरेंज कलर के हो जाते हैं जब वो रिफेम्सिन लेता है। तो आएगा कि रिफेम्सिन क्या करता है, पहला ऑप्शन जो उसमें ऑप्शन में आप आंसर बताओगे कि ऑरेंज कलर बॉडी सिक्रीशंस को कन्वर्ट कर देता है, यानी जो यूरिन होता है वो भी ऑरेंज कलर का आने लग जाता है, ठीक है। और क्या ये एक एबनॉर्मल चीज़ है, नहीं, इट्स नॉर्मल फॉर द पेशेंट हु इज टेकिंग रिफेम्सिन। अगर वो रिफेम्सिन ले रहा है तो ऑरेंज कलर यूरिन जो है वो एक नॉर्मल चीज़ है। सो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, रिफेम्सिन के साथ अल्कोहल नहीं लेंगे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। रिफेम्सिन हमेशा जो आप लोगे, रिफेम्सिन आप जो लोगे वो आप एम्प्टी स्टमक लीजिएगा, ठीक है, एम्प्टी स्टमक रिफेम्सिन को लेते हैं। अगर आपको एंटासिड पेशेंट को रिफेम्सिन के साथ आपको पेशेंट को एंटासिड देने की जरूरत पड़ रही है, सो एंटासिड को आप क्या करेंगे 1 या 2 घंटे के बाद देंगे, ठीक है। लेकिन रिफेम्सिन को हमेशा एम्प्टी स्टमक देते हैं, एंटासिड उसके साथ नहीं चल सकती है। रिफेम्सिन, सो ये सारी जो पॉइंट्स थे, ये 10 पॉइंट आपको रिफेम्सिन के बारे में याद होने चाहिए, टिप्स पे याद होने चाहिए। इनसे आप रिफेम्सिन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आप सॉल्व कर पाओगे। इसी तरीके से मैंने आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोनियाजिड की।